आज हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 5 फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़, रदरफोर्ड्स थ्योरी। ये सारे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे इस यूनिट के अंदर, ठीक है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये प्रयोग क्या कहता है, रिवीजन के लिए करवा रही हूँ मैं। हो सकता है कोई पहली बार पढ़े तो उसको भी समझ में आ जाए, लेकिन जो रिविज़न करने के लिए ठीक है। थॉमसन का मॉडल प्रामाणिकता, थॉमसन का मॉडल था कि उसने बताया था प्लम पुडिंग मॉडल। उसके अंदर जैसे कि कोई प्लम के अंदर पुडिंग रहती है, इसी टाइप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में वितरित रहते हैं, ऐसा थॉमसन ने बताया था। रदरफोर्ड ने उसको प्रयोग करके देखा, तो रदरफोर्ड ने क्या देखा इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक सेटअप तैयार किया। एक पतली सोने की पन्नी ली और उस पर अल्फ़ा कणों की बौछार की। इसका स्रोत रखा बिस्मिथ को, ठीक है। और अल्फ़ा कण क्या होते हैं, 2He4, ये होते हैं अल्फ़ा कण, यानी कि हीलियम का नाभिक, इसी को बोलते हैं अल्फ़ा कण, ठीक है। तो उसके अंदर इसने ऐसा सेटअप तैयार किया। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है और इसके अंदर से अल्फ़ा बीम निकलती है और ये यहाँ पे डिटेक्टर लगे हुए हैं और ये गोल्ड फॉइल है। जब इसने इसके ऊपर इनको स्कैटर किया तो क्या हुआ, अल्फ़ा कण जो है, ज़्यादातर अल्फ़ा कण बिल्कुल सीधे सीधे निकल गए। कुछ अल्फ़ा कण थोड़े अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो गए और उसमें से एक या दो कुछ अल्फ़ा कण ऐसे थे जो जाके बिल्कुल वापस उसी पथ पे लौट आए, ठीक है। तो इस प्रयोग के क्या निष्कर्ष निकले वो देखते हैं। इस प्रयोग के उसने प्रेक्षित किया। प्रेक्षण में उसने देखा कि अधिकांश अल्फ़ा कण अधिकतर बिना किसी विक्षेपण के सीधे निकल जाते हैं, यानी कि प्रकीर्णन कोण 0 डिग्री होता है। कुछ अल्फ़ा कण 90 डिग्री से कम कोण पर विक्षेपित होते हैं और कुछ 180 डिग्री पर वापस लौट आते हैं, बहुत कम कण, ठीक है। तो उसका उसने क्या निष्कर्ष निकाला वो देखते हैं। इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नया प्रतिरूप दिया। खाली स्थान, परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है, क्योंकि अधिकतर नाभिक हीलियम के नाभिक यानी कि अल्फ़ा कण सीधे निकल गए। इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। फिर परमाणु का समस्त धनावेश द्रव्यमान एक छोटे से केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, और उसी नाभिक से टकराकर वो कण वापस लौट के आता है। नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻⁻15 मीटर यानी कि फर्मी कोटि की होती है, जबकि परमाणु की 10⁻⁻10 यानी कि एंगस्ट्रॉम की होती है। प्रतिकर्षण, अल्फ़ा कण नाभिक दोनों धनावेशित होने के कारण उनके बीच गुलामी प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिससे प्रकीर्णन होता है। क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन भी धनावेशित होते हैं और जो अल्फ़ा कण होते हैं वो भी धनावेशित होते हैं, तो जो ही वो उसके पास में जाता है वो स्कैटर हो जाता है। इस वजह से हमें विचलन कोण दिखाई देता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वितरित रहते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान कम होने के कारण ये अल्फ़ा कणों को प्रकीर्णन नहीं कर पाते, उनको प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए, ठीक है। ग्राफ, कम प्रकीर्णन कोण अल्फ़ा कणों की संख्या सबसे अधिक होती है। ये जैसे अगर हम इसके बारे में ग्राफ बनाएं कि कणों की संख्या और विचलन कोण, तो यहाँ पे कणों की संख्या, इधर विचलन कोण लेंगे हम थीटा और इधर कणों की संख्या लेंगे, तो हम देखेंगे कि जो ये कण और जो इनके बीच में ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, यानी कि बहुत कम कोण पर स्कैटर होने वाले जो अल्फ़ा कण होंगे वो ज़्यादा होंगे और थीटा जो बढ़ता जाएगा अल्फ़ा कणों की संख्या कम होती जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाभिक का आकार। नाभिक का आकार कितना होता है, रदरफोर्ड ने इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने नाभिक का आकार जानने की भी कोशिश की। अब देखो नाभिक का आकार उसने कैसे ज्ञात किया, जैसे कि यहाँ पे सोने का नाभिक और यहाँ पे अल्फ़ा कण। अब अल्फ़ा कण इस नाभिक की तुलना में बहुत छोटा है, जो ही इसकी तरफ बढ़ेगा ये लगभग इसके पास से जाकर वापस यहाँ पे लौट आएगा, ठीक है। तो इसको, ये जो दूरी आएगी, इस दूरी को ही लगभग इस नाभिक की त्रिज्या मान लिया जाएगा, क्योंकि ये जो दूरी है ये बहुत नगण्य है, ये नाभिक बहुत छोटा है, इसलिए इस दूरी को नगण्य मान के
और ये जो पूरी हम दूरी निकालेंगे इसी को उस नाभिक की त्रिज्या मान लिया जाएगा या नाभिक का आकार मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, परमाणु के केंद्र में स्थित वह सूक्ष्म भाग जिसमें परमाणु का समस्त धन आवेश और द्रव्यमान केंद्रित रहता है उसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के आकार और त्रिज्या का सटीक निर्धारण रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा किया जाता है। अब इसके अंदर निकटतम पहुंच की दूरी, मतलब ये जो यहाँ तक जहाँ तक ये कण जाएगा उसे बोलेंगे निकटतम पहुंच की दूरी। एक अल्फा कण सीधे नाभिक की ओर गति करता है तो नाभिक के धनावेश के कारण उस पर कुलामी बल कार्य करता है। ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो एक निश्चित दूरी पर पहुंचने के बाद अल्फा कण की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ये यहाँ से गति कर रहा था तो यहाँ पे आते ही इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी और ये वापस इसी पथ पे लौट आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो गतिज ऊर्जा है वही स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी K बराबर U। ठीक है, जब वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक कोई अल्फा कण नाभिक के निकट पहुँच सकता है उस निकटतम दूरी उसे निकटतम पहुँच की दूरी यानी कि D बोलेंगे। ये जो दूरी है रेड वाली इसे हम बोलेंगे D। ठीक है, अब इस D को कैसे निकालेंगे हम वो देखते हैं। देखो, डी को निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे हो जाएगा E यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर हो जाएगी किसकी स्थितिज ऊर्जा की, और ये किसके बराबर होगा कूलाम के बल की यानी कि K Q1 यानी कि हीलियम का नाभिक यानी कि 2He4 यानी कि प्लस 2E है ना। तो इसको लिखते हैं हम, सॉरी, ये हो जाएगा 2E, ये हो जाएगा हीलियम का Q1 और यहाँ पे Q2 क्या होगा गोल्ड का नाभिक जो होगा यानी कि गोल्ड का जो भी परमाणु होगा वो, और यहाँ पे E मतलब उसके अंदर इतने प्रोटॉन हैं। अपोन में क्या आएगा R², सॉरी अपोन में आएगा R। ठीक है, ये हो जाएगा उसका बल। अब हमें ये दूरी निकालनी R, तो R की वैल्यू क्या होगी यहाँ से यहाँ पे देखना, R बराबर हो जाएगा2kZe² अपोन में E, या इसको हाफ mv² भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये दूरी निकालेंगे R। ठीक है, फिर नाभिक की त्रिज्या का निर्धारण प्रायोगिक निष्कर्षों के आधार पर पाया गया कि नाभिक की आकृति लगभग गोली होती है यानी कि स्फेरिकल होती है। इस टाइप से किसी भी नाभिक की त्रिज्या उसके द्रव्यमान संख्या A के घनमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी नाभिक की मतलब किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या होगी A और उसकी जो त्रिज्या होगी वह इसके 1/3 के प्रोपोर्शनल होगी। वो कैसे होगी, मान लो किसी का वॉल्यूम है V, वो प्रोपोर्शनल होता है उसके द्रव्यमान संख्या A के। ठीक है, तो ये जो V है इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वो स्फेरिकल है यानी कि गोलीय है तो उसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई r³। ठीक है, ये उसका आयतन होता है और ये बराबर हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा A के। अब ये कांस्टेंट है, इसको तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो r³ प्रोपोर्शनल हो जाएगा A के। तो इससे हमारे पास क्या निष्कर्ष आएगा, r प्रोपोर्शनल A की पावर 1/3। ठीक है, तो आगे लिखा है वो पढ़ते हैं। इससे हमारे पास जब हम समानुपात का निशान हटाएंगे R प्रोपोर्शनल A की पावर 1/3, तो इसको प्रोपोर्शनल हटाने पे हमारे पास क्या आएगा R0। ठीक है, R0 की वैल्यू होती है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर यानी कि 1.2 फर्मी के समथिंग। ठीक है, इससे हमें मतलब क्या क्या पता चला, महत्वपूर्ण सांख्यिकी और कोटि। इससे हमें क्या पता चला, परमाणु की त्रिज्या लगभग एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है, नाभिक की त्रिज्या फर्मी कोटि की होती है और नाभिक परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म होता है। मतलब ये परमाणु है इसके अंदर नाभिक बहुत छोटा होगा। ठीक है, इसके अंदर आप चाहो तो ये अभ्यास प्रश्न देख सकते हो। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 125 है तो उसकी नाभिक की त्रिज्या क्या होगी, इसके अंदर फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करके आपका आंसर निकल जाएगा। इसी टाइप से A1 A2 दे रखा है तो नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक के गुणधर्म। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे हम। नाभिक की आंतरिक संरचना और उसके व्यवहार को समझने के लिए निम्नलिखित 5 मुख्य गुणों का अध्ययन किया जाता है।
जो हमारे कोर्स के अंदर दे रखे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है नाभिक की कोणीय संवेग। ये क्या होता है? न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम यानी कि जे। पाउली ने नाभिक के कोणीय संवेग के संदर्भ में एक परिकल्पना प्रस्तुत की। उनके अनुसार नाभिक का कुल कोणीय संवेग दो घटकों से मिलकर बना होता है। नाभिक का कोणीय संवेग जो होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो होता है कक्षीय कोणीय संवेग, होता है चक्रण कोणीय संवेग। कक्षीय कोणीय संवेग किसको बोलते हैं? वो कोणीय संवेग ये नाभिक के किसी अवयव की किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष कक्षीय घूर्णन गति के कारण होता है। जैसे कि ये नाभिक है, ठीक है, इसके अंदर इसका हम द्रव्यमान केंद्र मान लेंगे, ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को हमने द्रव्यमान केंद्र मान लिया। तो इसके चारों तरफ जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गति करेंगे यानी कि न्यूक्लियन गति करेंगे, उससे जो कोणीय संवेग उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे कक्षीय कोणीय संवेग। उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन एल से, ठीक है। उसके बाद में चक्रण कोणीय संवेग, यह किसी कण के स्वयं के द्रव्यमान के, जैसे ये कण है, इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा इसके चारों तरफ ये जो कण घूमेगा इसको बोलेंगे चक्रण कोणीय संवेग। इसके कारण चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न होगा और इसको अपन डिनोट करेंगे एस से। टोटल कोणीय संवेग किसको बोलेगा? जे बराबर एल प्लस एस, ठीक है। कपलिंग का मतलब क्या है? कपलिंग दो टाइप से होती है, एल एस कपलिंग और जे कपलिंग। एल एस कपलिंग में क्या होता है? सबसे पहले हम जब इसका टोटल कोणीय संवेग निकालेंगे तो किसी भी परमाणु का टोटल कोणीय संवेग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एक तो हम सबसे पहले L1 हर परमाणु का कोणीय संवेग को जोड़ ले, कक्षीय कोणीय संवेग को जोड़ ले। सबसे पहले सारे L1, L2, L3 इन सबको जोड़ ले। उसके बाद में S1, S2, S3 इन सबको जोड़ ले और फिर जो रिजल्टेंट आए L और जो S आए उसको जोड़ के निकल जाएगा J, यानी कि कोणीय संवेग, नेट कोणीय संवेग निकल जाएगा हमारे पास में J। एक तो ये तरीका हुआ। एक होता है कि मान लो जैसे L और S को L1 और S1 को जोड़ा, ठीक है, तो अपने पास आ गया J1, ठीक है। फिर L2 S2 को जोड़ा तो आया J2, फिर J3, इस टाइप से निकालेंगे। और फिर जब हम सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा टोटल कोणीय संवेग और इसका वही J निकल जाएगा। तो इस टाइप से हम दो टाइप से इसका कोणीय संवेग निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके अंदर ही नाभिकीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है? जब कोई आवेशित कण जैसे कि प्रोटॉन घूर्णन गति करता है तो एक वृत्तीय धारा उत्पन्न होती है। इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। मतलब कि जैसे कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, वो जब वृत्तीय दिशा में गति करेगा तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा और फिर उसके वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा इसके कारण हमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा। अब वो भी इस टाइप से होगा, दो टाइप से, एक तो कक्षीय गति करने के कारण और एक होगा स्पिन, मतलब ये स्पिन गति करने, स्पिन के कारण, मतलब अक्ष के चारों तरफ घूमने, अक्षीय गति के कारण, ठीक है। तो इन दोनों के कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे नाभिकीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। और ये भी दो टाइप के होंगे, ठीक है, कक्षीय और चक्रण, ठीक है। अब सवाल उठता है कि न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन वो तो आवेश रहित होता है, उसके कोई आवेश नहीं होता, तो फिर न्यूट्रॉन ये द्विध्रुव आघूर्ण कैसे दर्शाएगा? तो ऐसा मान लिया जाता है कि न्यूट्रॉन के अंदर जैसे मान लो n प्रोटॉन है, तो मतलब n धनावेश कण है न्यूट्रॉन के अंदर, तो n पॉजिटिव कण है तो n ही नेगेटिव कण भी होंगे और वो इस टाइप से उदासीन हो जाएगा। तो ऐसा न्यूट्रॉन के लिए मान लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। यह गुण नाभिक के भीतर आवेश वितरण की असममितता को प्रदर्शित करता है कि आवेश किस टाइप से वितरित हो रखे हैं। एक ये जो नाभिक है इसके अंदर आवेश किस टाइप से वितरित हो रखे हैं, ये चीज ये प्रदर्शित करता है विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। इससे नाभिक की आकृति का पता चलता है, ठीक है। अगर ये सम्मित हुआ, अगर ये नाभिक सम्मित हुआ तो हमें जो नाभिक की आकृति मिलेगी वो मिलेगी गोल, यानी कि स्फेरिकल, ठीक है, ये मिलेगा गोल। और अगर ये असम्मित हुआ और थीटा की वैल्यू हुई ग्रेटर देन 0, सॉरी थीटा की क्यू की वैल्यू हुई ग्रेटर देन 0, तो हमें मिलेगा इस टाइप से दीर्घवृत्त, ठीक है। और यानी कि प्रोलेट मिलेगा और ओबलेट मिलेगा। अगर ये थीटा, यहाँ ये तो हुआ थीटा मुँह से निकल रहा है। क्यू जब ग्रेटर देन 0 मिलेगा तो हमारे पास आएगा ऐसी शेप, और अगर क्यू लेस देन 0 मिलेगा तो हमें शेप मिलेगी इस टाइप से, ठीक है।
इसकी विमा क्षेत्रफल के समान होती है, इसलिए इसे बार में व्यक्त करते हैं। एक बार बराबर होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पेरिटी। पेरिटी किसको बोलते हैं? क्वांटम यांत्रिकी में किसी कण की स्थायी अवस्था का वर्णन तरंग फलन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, पेरिटी निर्देशांक के प्रतिलोमन पर तरंग फलन के व्यवहार को दर्शाती है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे एक तरंग फलन है साई, इसके अंदर एक्स वाई जेड। ठीक है, ये साई एक्स वाई जेड पे डिपेंड करती है। अब हम एक्स को माइनस एक्स से, वाई को माइनस वाई से और जेड को माइनस जेड से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि पेरिटी कौन सी है। एक होती है इवन पेरिटी, एक होती है ऑड पेरिटी। अगर सेम फलन आ गया वापस से हमारे पास में, तो वो बोलेंगे इवन पेरिटी, और अगर माइनस में आ गया वही फलन, तो हम बोलेंगे उसे विषम पेरिटी। ठीक है, ऑड पेरिटी। एक न्यूक्लियन की पेरिटी P बराबर -1/L होती है। पूरे नाभिक की परिणामी पेरिटी सभी अवयवों की पेरिटी के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, मतलब पहले एक न्यूक्लियन की ये वाली होती है, तो टोटल पूरे नाभिक की क्या होगी, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल पेरिटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला टॉपिक आएगा समभारिक प्रचक्रण। ये क्या होता है? हाइजेनबर्ग ने सुझाव दिया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुणों में काफ़ी समानताएं होती है। इन्हें एक ही कण की दो अवस्थाएं मान लिया जानी चाहिए, यानी कि ये जो नाभिक होता है इसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो ठीक इनके लगभग सभी गुण बराबर होते हैं, इनका द्रव्यमान बराबर होता है, इनके अंदर इंटरेक्शन बराबर होता है। तो इस वजह से इनके अंदर जो गुण है लगभग समान, कोणीय संवेग भी बराबर होता है, तो इसलिए इन्हें एक ही कण मान लेते हैं। इनको संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कह देते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियन के लिए एक क्वांटम संख्या निर्धारित की गई, जिसे आइसोस्पिन यानी कि समभारिक प्रचक्रण कहेंगे। ठीक है, न्यूक्लियन के लिए आई जो होता है वो निश्चित होता है 1/2, लेकिन जेड घटक जो होता है जिसको I3 भी बोलते हैं, इन दोनों अवस्थाओं में अंतर करने के लिए I3 का उपयोग होता है। मतलब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग है, इसको बताने के लिए I3 का यूज़ होता है। प्रोटॉन के लिए +½ होता है और न्यूट्रॉन के लिए -½ होता है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकीय द्रव्यमान, न्यूक्लियर मास। ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर मास के लिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी गई है। नाभिक का समस्त द्रव्यमान उसके अवयवों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उनके तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। नाभिकीय भौतिकी में इसे समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पदों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले परमाणु संहति मात्रा यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। बहुत अजीब सा लग रहा होगा ये नाम, ये वाला याद रख सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट। नाभिकीय दूरियों और द्रव्यमानों के लिए किलोग्राम बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए AMU का यूज़ करते हैं। अब इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? कार्बन 12 परमाणु के वास्तविक द्रव्यमान के 1/12 भाग। ये जो कार्बन 12 परमाणु है, ये जो कार्बन 12 परमाणु है, इस परमाणु का जो मास होगा उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो जो मास आएगा उसका कितना गुना है कोई भी परमाणु, उसे हम 1 AMU कहेंगे। मतलब ये जो वैल्यू आएगी ना, इसको बोलेंगे 1 AMU। अब उससे ज्ञात करेंगे कि कोई भी परमाणु कितना भारी है। ठीक है, 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1.66 × 10⁻⁻27। और इसको ऊर्जा के रूप में लिखेंगे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। ठीक है, द्रव्यमान क्षति, ये क्या होता है? सैद्धांतिक रूप से नाभिक का द्रव्यमान उसके भीतर उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के अलग अलग द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो ये मान हमें बराबर प्राप्त नहीं होता, थोड़ा सा कम प्राप्त होता है। इसे मान का द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियन के कुल द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान का अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। ठीक है, इसको हम डेल्टा अंश डिनोट करेंगे। ये क्या होगा, जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होना चाहिए, ZMP। ये हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्योंकि किसी भी नाभिक के अंदर Z प्रोटॉन होंगे और हर एक का द्रव्यमान MP मानेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान। फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान A - Z, ये न्यूट्रॉन होंगे किसी भी नाभिक के अंदर, और ये MN। ठीक है, ये न्यूट्रॉन के कारण द्रव्यमान हो जाएगा। अब इसमें से हम घटा देंगे M को। ये M क्या चीज़ है? जो हमें प्रायोगिक मान ज्ञात हुआ, प्रायोगिक द्रव्यमान प्राप्त हुआ, उसके हम M बोले। तो इस टाइप से हम डेल्टा M यानी कि मास डिफेक्ट को दिखाएंगे। ठीक है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, और ये जो प्रायोगिक मान M होगा नाभिक द्वारा मापा गया वास्तविक मान। ठीक है, इसको ये इमेज के अंदर भी दिखाया गया, आप चाहो तो देख सकते हो। भौतिक सार्थकता, यह लुप्त हुआ द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है, जिसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब आगे एक टर्म आएगी बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या होती है?
ये जो m होगा डेल्टा m, ये जो मास डिफेक्ट होगा इसी के संगत जो ऊर्जा होगी, यानी कि जो हम आइंस्टीन सूत्र से निकालते हैं c² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो ऊर्जा होगी उसे हम बंधन ऊर्जा कहेंगे। बंधन ऊर्जा क्या होगी? किसी नाभिक को तोड़ने के लिए हम जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम बंधन ऊर्जा के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, यही न्यूक्लियोनों को नाभिक के अंदर बांध के रखती है जब तक ये बंधन ऊर्जा के रूप में परिणत तो हो जाती है, और इसी वजह से नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो आपस में बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। यह राशि नाभिक के स्थायित्व को मापने का एक तरीका है। प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान शक्ति को संकलन गुणांक कहते हैं, यानी कि पैकिंग फ्रिक्शन। ये कुछ नहीं होता, डेल्टा m अपॉन में a, यही होता है पैकिंग फ्रिक्शन। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको हटा देना। ठीक है, जितनी ज़्यादा ये संकुलन गुणांक होगा यानी कि पैकिंग फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही नाभिक स्थायी होगा। ठीक है, m परमाणु का द्रव्यमान, a द्रव्यमान संख्या। यहाँ पे डेल्टा m आएगा। डेल्टा m जो द्रव्यमान शक्ति आएगा वो डेल्टा m द्रव्यमान शक्ति मास डिफेक्ट। ठीक है, स्थायित्व की शर्तें। अगर ये जो पैकिंग फ्रिक्शन यानी कि f की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो बहुत हल्के नाभिकों और भारी नाभिकों के लिए ये f का मान धनात्मक होता है। ये नाभिक अस्थायी होते हैं। ऋणात्मक मध्यवर्ती नाभिक मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या के लिए f ऋणात्मक होता है। ये नाभिक के स्थायित्व को दर्शाता है। 0 कार्बन 12 के लिए इसे 0 इसका मान 0 होता है और इसे मानक रखा गया है। तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनता है वो देखना। इसके लिए ग्राफ देखते हैं। जो इसका ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये जिनका परमाणु द्रव्यमान 12 से कम है, मतलब ए द्रव्यमान संख्या 12 से कम है, a लेस देन 12, उनके लिए ये पॉजिटिव होता है। फिर a ग्रेटर देन 175, इनके लिए भी ये पॉजिटिव होता है, लेकिन बाकी के लिए ये नेगेटिव होता है, और जिनके लिए नेगेटिव होता है वो स्थायी परमाणु माने जाते हैं। ठीक है, और ये वाली चीज़ है कार्बन 12। ठीक है, ये C612 इसके लिए है, a बराबर 12 के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये 0 होता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। इसके अंदर हम क्या मानते हैं, इसके अंदर ये माना गया कि जब तक हमें पता नहीं था कि नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर सबसे पहले ये माना गया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जब तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं होती तब तक ऐसा माना जाता था। नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर भी होते हैं। ठीक है, जैसे नाभिक का द्रव्यमान संख्या है a, तो a ही इसके अंदर होंगे प्रोटॉन। ठीक है, और a माइनस जेड होंगे इसके अंदर न्यूट्रॉन, सॉरी a माइनस जेड होंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, और जेड इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। इस टाइप से इसकी देखो, आप समझो, a जो होंगे, a होंगे हमारे पास प्रोटॉन। ठीक है, a माइनस जेड ये होंगे इलेक्ट्रॉन, और बाहर के साइड जो जेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर सबसे पहले माना गया था। ठीक है, अब इसके अंदर जो लिखा है वो पढ़ते हैं, समझ में आना चाहिए। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग और रेडियो एक्टिविटी बीटा क्षय के आधार पर यह माना गया कि नाभिक के भीतर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। इसके अनुसार किसी परमाणु के नाभिक में a प्रोटॉन और a माइनस जेड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। नाभिक के बाहर जेड इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है, जो मैंने बताया वही चीज़ लिखी हुई है। मेरा जो उदाहरण था, कुल प्रोटॉन कितने होंगे a, और कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे नाभिक के भीतर a माइनस जेड और नाभिक के बाहर z। इस टाइप से टोटल उदासीन परमाणु हो जाता है। ठीक है, अब इस परिकल्पना को इसको क्यों नहीं माना गया उसके बारे में देखते हैं। इसके अंदर रिजेक्शन के कई सारे कारण रहे। पहला कारण था कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन 7n14, इसके लिए इस मॉडल के अनुसार 21 अवयव होते हैं नाभिक के अंदर। ठीक है, विषम होने के कारण इसे फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करना चाहिए। ये एक रूल होता है, इसके बेसिकली इसको समझ लो। अगर ये विषम होगा तो इसके लिए ये रूल का पालन होना चाहिए, लेकिन
इसका पालन नहीं होकर किसका पालन करता है, ये बोर्न-आइंस्टीन साइकिल का पालन करना पाया गया। जब हमने प्रैक्टिकल में देखा तो ये पाया गया। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं होनी चाहिए, इससे ये वाला सिद्ध हुआ। दूसरा कारण, इस मॉडल के अनुसार नाइट्रोजन का कुल कोणीय संवेग h/2π का अर्ध विषम पूर्णांक होना चाहिए, जबकि प्रायोगिक मान इंटीजर मिलता है, मतलब पूर्णांक मिलता है। ठीक है। अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता प्रिंसिपल जो होता है, उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रहेगा तो उसकी न्यूनतम ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, जबकि रियलिटी में क्या होता है, बीटा शेल में निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है। तो इससे भी स्वीकृत किया गया कि ये सिद्धांत सही नहीं है। ठीक है। इसके बाद में चुंबकीय आघूर्ण, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण प्रोटॉन से बहुत अधिक होता है। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में होता तो नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण बहुत अधिक होना चाहिए था, जो कि वास्तव में बहुत कम होता है। ठीक है। इस टाइप से ये नेगलेक्ट कर दी गई कि इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के अंदर तो नहीं होता। फिर जब प्रोटॉन की खोज हुई तब दूसरी परिकल्पना दी गई, जिसका नाम है प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। ठीक है। इसको मिटा देती हूँ। अब इसके अंदर क्या कहा गया, जो आज हम मानते हैं वो कहा गया। जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की तब ये सिद्धांत दिया गया, नाभिक केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसमें प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी जेड प्रोटॉन हो जाएंगे और A-Z हो जाएंगे न्यूट्रॉन, टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के 8। ठीक है। स्वीकृति के कारण इसको क्यों माना गया, इसको क्यों स्वीकार किया गया, उसके रीज़न पढ़ते हैं। ठीक है। जब नाइट्रोजन में अब कुल अवयव 14 हैं तो ये सम संख्या होने के कारण बोर्न-आइंस्टीन साइकिल का पालन करता है, जो प्रायोगिक मानों के अनुरूप है। ठीक है। ये इस मॉडल के अनुसार कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज प्राप्त होता है, जो कि सही है। बीटा क्षय की व्याख्या इसी मॉडल के कारण हो पाती है। इस मॉडल में नाभिक से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, बल्कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण हो जाता है। नाभिक से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता, वैसे भी नहीं निकलेगा। बीटा क्षय के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो न्यूट्रिनो निकलता है, तो जो न्यूट्रॉन होता है वही प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ये चीज़ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो हाइपोथेसिस थी वो इस चीज़ की व्याख्या नहीं कर पा रहा था। इसी तरीके से पॉजिट्रॉन उत्सर्जन में प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण होता है। ठीक है। मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में रूपांतरित होता रहता है, उसके अंदर नाभिक टूटता नहीं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि बंधन ऊर्जा। ये क्या होती है, नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें कि हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन, को एक साथ बांध कर रखने के लिए जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसकी परिभाषा ज़्यादा ईजी वाली मान सकते हैं, द्रव्यमान शक्ति के बराबर वाली ऊर्जा को ही बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। इसको EB से डिनोट करेंगे और इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, डेल M × c²। ये हो जाएगी हमारे पास बंधन ऊर्जा। ठीक है। डेल M की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, ZMP + A-Z, मतलब जितने प्रोटॉन है उसको उसके द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दो और जितने न्यूट्रॉन है उसको उसके द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस जो प्रायोगिक मान में प्राप्त हुआ उसको बोलेंगे मास डिफेक्ट। ठीक है। यदि किसी नाभिक को उसके टुकड़ों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ना हो तो हमें बाहर से इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी जितनी उसकी बंधन ऊर्जा है। ठीक है। अगर उसको किसी नाभिक को हमें तोड़ना हो, ये नाभिक है, इसके अंदर प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, इनको हमें अलग अलग करना है, तो हमें ये जो बाइंडिंग एनर्जी है इतनी ऊर्जा हम इसको दे देंगे, इतनी ऊर्जा हम इसको दे देंगे, तो ये नाभिक टूट जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा, किसी नाभिक के स्थायित्व को मापने का सबसे सही तरीका है। जितनी ज़्यादा ये प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा होगी उतना ही ज़्यादा कोई भी नाभिक स्टेबल होगा। ठीक है। कुल बंधन ऊर्जा में द्रव्यमान संख्या का भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है। इसके अंदर इसको बी बार से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी, बंधन ऊर्जा बटा द्रव्यमान संख्या। ठीक है। जिस नाभिक के लिए बी बार का मान जितना अधिक होगा वह नाभिक उतना ही स्थायी होगा। इसके लिए हम बी बार और ए के बीच ग्राफ खींचते हैं, जिससे हमें निम्न बातें पता चलती है। वो बातें क्या है वो देखते हैं। जब हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये कुछ इस टाइप का प्राप्त होगा। ठीक है। अब A ग्रेटर देन 20 से A लेस देन, मतलब
20 से 180 के बीच में जब ए की वैल्यू होगी तब ये जो ग्राफ है वो हमें लगभग सैचुरेटेड मतलब लगभग स्थायी प्राप्त होगा, उसके अंदर बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होगी। ठीक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा उसके अंदर सर्वाधिक होगी। और जो यहाँ पे बाकी जो कम द्रव्यमान संख्या वाले ग्राफ है उनके लिए बंधन ऊर्जा कंपेरेटिवली कम होगी, और जो इससे ज़्यादा वाले हैं उनके लिए भी बंधन ऊर्जा कंपेरेटिवली कम होगी। ये इधर ऐसे आएगा इस टाइप से। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि जितनी ज़्यादा बंधन ऊर्जा होगी वो नाभिक उतने स्थायी होंगे, यानी कि ये जो बीच वाले नाभिक है, ये जो बीच वाले नाभिक है ये कंपेरेटिवली स्थायी ज़्यादा होंगे ये वाले। ठीक है, इसके अंदर जो नाभिक आएंगे वो ज़्यादा स्थायी होंगे। ये जो नाभिक है ये भी अस्थायी होंगे, लेकिन इसके अंदर जो पीक वाले नाभिक है ये नाभिक थोड़े कंपेरेटिवली ज़्यादा स्थायी होंगे, क्योंकि इनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा इनकी थोड़ी सी ज़्यादा। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। सर्वाधिक स्थायी मध्यवर्ती नाभिकों का, जिसके लिए ए का मान 30 से 170 के बीच में है, इनके लिए बी का मान लगभग स्थिर 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वन के आसपास होता है। ये नाभिक सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं। जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आती है वो आती है एफ ई की, यानी कि आयरन जो होता है उसकी बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे स्थायी तत्व माना जाता है। बहुत हल्के नाभिक और बहुत भारी नाभिक के लिए बी का मान कम होता है, इसलिए तुलनात्मक रूप से अस्थायी होते हैं। जो छोटे नाभिक होते हैं वो आपस में जुड़कर नाभिक की संलयन करते हैं, और जो बड़े नाभिक होते हैं वो टूट के छोटे नाभिक में, मतलब ये जो बीच वाले नाभिक है इनमें बदलने की कोशिश करते हैं ताकि वो स्थायित्व को प्राप्त कर सके। ये जो नाभिक है जिनके अंदर बंधन ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा प्राप्त हो रही है। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। ये जो नाभिक होते हैं जिनके लिए बंधन ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा प्राप्त होती है, इनके लिए जो इनको बोलते हैं मैजिक नंबर्स, जो अधिक ऊंची चोटियाँ हैं। इसका मतलब ये है कि ये नाभिक अपने पड़ोसी से ज़्यादा स्थायी है, इनके जो आसपास के एलिमेंट हैं उनसे ज़्यादा स्थायी है ये वाले नाभिक। ठीक है, नाभिकीय विखंडन देखो, ये जो बड़े वाले नाभिक होंगे ना, बहुत भारी नाभिक, अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए 2 हिस्सों में टूट जाएंगे, और वो जो बीच वाला ग्राफ है उसके अंदर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और नाभिकीय संलयन, जो छोटे नाभिक होंगे वो अपनी स्थायित्व को बढ़ाने के लिए 2 नाभिक आपस में जुड़ के और इसके अंदर जाने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि वो स्थायित्व को प्राप्त कर सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बंधन ऊर्जा चल रहा है। हाँ, इसके अंदर निष्कर्ष पढ़ना बाकी है। लोहा जो होता है इसकी बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्थायी है। हल्के भारी नाभिक की बंधन ऊर्जा कम होती है, इसलिए वे अस्थायी होते हैं, और भारी नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए टूटते हैं, और हल्के नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, ये समझ में आई क्या। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हमारा न्यूक्लियर फोर्स। नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के बीच लगने वाला वह बल जो उन्हें आपस में बांधे रखता है, नाभिक के बल कहलाता है। देखो, नाभिक जो होता है इसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन भी आपस में इंटरेक्शन करेंगे, न्यूट्रॉन भी आपस में इंटरेक्शन करेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आपस में इंटरेक्शन करेंगे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम चार्ज वाले हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये प्रतिकर्षित नहीं करते बल्कि एक साथ बंधे हुए रहते हैं। इसका क्या कारण है? ये नाभिकीय बल के कारण ही होता है। ठीक है, ये जो आपस में लगने वाला बल है उन्हें आपस में बांधे रखता है, इसी को नाभिकीय बल कहते हैं। ये जो बल होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इसकी परास जो होती है, इसकी जो रेंज होती है बहुत कम होती है, यानी कि क्योंकि हमने नाभिक की त्रिज्या क्या पढ़ी, 10⁻⁻15 फर्मी की। ठीक है, तो मतलब फर्मी कोटि की हमने इसमें त्रिज्या पढ़ी, तो इसका मतलब ये हुआ इसका रेंज बहुत कम है, लेकिन है बहुत स्ट्रॉन्ग ये बल। ठीक है, थ्योरी में क्या लिखा है वो पढ़ता है। ठीक है, ये जो नाभिकीय बल होता है ये इसकी प्रकृति सबसे शक्तिशाली होती है, प्रोटोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल को दबा देता है। ये जो प्रोटोन है आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उनको ये खत्म कर देता है नाभिकीय बल, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, लघु परास ये केवल बहुत कम दूरी यानी कि 1 से 3 फर्मी तक की जो ये नाभिक की त्रिज्या होती है इतने तक ही काम करता है, नाभिक के बाद इसका कोई असर नहीं होता। आवेश स्वतंत्र, इस बल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आवेश पर कण पर आवेश है या नहीं, जैसे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो अनावेशित कण होता है, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन कण होता है, लेकिन फिर भी ये बल उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, प्रचक्रण निर्भरता, ये जो स्पिन होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्पिन मतलब हम जो पढ़ते हैं ना
किसी की स्पिन अप होती है, किसी इलेक्ट्रॉन की किसी की डाउन होती है। इस टाइप से इनकी जो स्पिन होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये समान दिशा में घूमने वाले कणों के बीच ये ज़्यादा मजबूत होता है। संतृप्तता, ये न्यूक्लियन केवल अपने आसपास वाले न्यूक्लियनों पर ही बल लगाता है। ये जैसे ये प्रोटॉन है, ये अपने आसपास वाले प्रोटॉनों के ऊपर या न्यूट्रॉनों के ऊपर ही बल लगाएगा, इधर जो दूर होगा इससे उस पर बल नहीं लगाएगा। ठीक है। विनिमय व्यवहार, एक्सचेंज बिहेवियर, ये बल पाई मेसोन नामक कणों के आदान प्रदान से पैदा होता है। अभी क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। ठीक है। युकावा मेसोन सिद्धांत, युकावा मेसोन थ्योरी, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। यह सिद्धांत नाभिकीय बलों की व्याख्या करने के लिए हिदेकी युकावा द्वारा दिया गया था। यह बताता है कि जो नाभिक होता है उसके अंदर न्यूक्लियनों के बीच बल कैसे लगता है। अभी हमने नाभिकीय बल के बारे में देखा, तो ये बल बताता है कि इस नाभिक के अंदर ये बल लगता कैसे। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जिस प्रकार दो आवेशों के बीच में विद्युत चुंबकीय बल फोटोन के आदान प्रदान से लगता है, ठीक है, उसी टाइप से नाभिक के अंदर कैसे लगता है। उसी प्रकार नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के बीच पाई मेसोन नामक कणों के विनिमय से नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। ठीक है। अभी क्या होता है इसके बारे में अभी हम यहाँ पे समझेंगे क्या होता है। जब एक न्यूक्लियन मेसोन उत्सर्जित करता है तो दूसरा उसे अवशोषित करता है, तो उनके बीच संवेग का स्थानांतरण होता है, जिससे आकर्षण बल पैदा होता है। पाई मेसोन 3 प्रकार के होते हैं। इसको देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। जैसे कि ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। ठीक है। ये प्रोटॉन क्या करेगा, ये चेंज हो जाएगा न्यूट्रॉन में चेंज होगा ना, तो ये पाई प्लस कण को उत्सर्जित करेगा, और यहाँ पे न्यूट्रॉन तो है ही। ठीक है। अब जब ये न्यूट्रॉन, ये वाला न्यूट्रॉन इस कण को अवशोषित करेगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, N+P। समझ में आया। देखो विनिमय अभिक्रिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, जैसे प्रोटॉन एक पाई प्लस मेसोन उत्सर्जित करके न्यूट्रॉन में बदल जाता है, पास वाला न्यूट्रॉन इस पाई प्लस को ग्रहण करके प्रोटॉन में बदल जाता है। ये जो मैंने बताया है वो यही सब बताया है। ठीक है। समीकरण P जो हो जाएगा N+Pi+ में बदल जाएगा, और जो N+Pi+ है वो P में बदल जाएगा। ठीक है। इस टाइप से न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में होगा, जैसे P N के बीच में देख लिया। अब देखते हैं N+P। ठीक है। तो ये N क्या करेगा, N जो होगा P में कन्वर्ट होने के लिए ये क्या करेगा, ये P में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे पाई माइनस कण को उत्सर्जित करेगा। ठीक है। और यहाँ पे P तो है ही। अब ये जो P प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन इस पाई माइनस को अवशोषित करेगा, और ये क्या बनाएगा, ये रिजल्ट में हमें देगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। प्रोटॉन एक पाई माइनस मेसोन उत्सर्जित करके प्रोटॉन में न्यूट्रॉन एक पाई माइनस उत्सर्जित करके प्रोटॉन में बदल जाएगा। ये वाला न्यूट्रॉन इसमें बदल गया। ठीक है। फिर प्रोटॉन इसको ग्रहण करके न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। इस टाइप से नाभिक के अंदर क्रियाएं होती रहेगी। ठीक है। जब ये कण समान होंगे, ये वाला मैंने समझा ही दिया। समान कणों के बीच, जैसे मान लो ये N है, अब ये होंगे तब कैसा होगा, जैसे कि ये न्यूट्रॉन है प्लस न्यूट्रॉन है, ये कैसे चेंज होगा, न्यूट्रॉन पाई 0 कण को उत्सर्जित करेगा, और इनसे क्या होगा, वापस न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन ही बनेगा। जब ये वाला न्यूट्रॉन इसको अवशोषित करेगा, तो हमें वापस न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन ही प्राप्त होगा। इस टाइप से P1 होगा, वो पाई 0 को उत्सर्जित करेगा, तो P2 इसको ग्रहण कर लेगा, वापस P2 में ही रहेगा। ठीक है। जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा बच्चा है वो होता है मेसोन का द्रव्यमान। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत, ये जो H कट के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है del E.del T के आधार पर युकावा ने मेसोन के द्रव्यमान की गणना की। चुंबकीय नाभिकीय बल लघु परास्थित होते हैं, इसलिए विनिमय होने वाले कण का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता फोटोन की जैसे। गणना के अनुसार पाई मेसोन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग 270 से 280 गुना होता है। मतलब ये जो पाई 0, पाई प्लस या पाई माइनस होते हैं, इनका जो द्रव्यमान होता है प्रायोगिक मान से लगभग 200 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग 270 या 280 गुना होता है। ठीक है। युकावा का यह सिद्धांत सिद्ध करता है कि नाभिक केवल कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, बल्कि मेसोन कणों के निरंतर विनिमय का परिणाम है। ठीक है। तो आज हमने एक बहुत बड़ी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है।
आप चाहो तो मतलब रिवीजन के लिए ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कल एग्ज़ाम है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।